पढ़ सकता है, फिजिक्स सिविक्स के साथ या जियोलॉजी के साथ, अर्थ साइंसेस के साथ वो एक पेपर लैंग्वेजेस के ले सकता है, स्पोर्ट्स ले सकता है, फिजिकल एजुकेशन ले सकता है, डांस या म्यूजिक ले सकता है। इतना वाइड ऑप्शंस उसके पास उपलब्ध है। जब भी स्वतंत्रता आती है समाज में, बहुत बड़ी संख्या में लोग उसका लाभ लेना जरूर चाहते हैं, और यह देखा भी जाएगा कि बड़ी संख्या में लोग इस प्रकार का ग्रेजुएशन करेंगे। जब वो ग्रेजुएशन कर लेंगे और करने के बाद जब टीचर अपॉइंटमेंट का पीरियड आएगा, तो क्या इनका ये ग्रेजुएशन टीचर अपॉइंटमेंट के लिए वैलिड माना जाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न मेरे जहन में यही आता है। वर्तमान शिक्षा नीति को जब देखता हूं तो लगता है कि ऑप्शंस तो बहुत दिए गए हैं कि म्यूजिक के साथ हम हिस्ट्री पढ़ लें और एक पेपर केमिस्ट्री पढ़ लें, लेकिन क्या इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस की पढ़ाई से जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पूरी कर ली होगी, उन्हें अर्ह माना जाएगा एक विज्ञान शिक्षक के रूप में, या फिर एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में, या फिर म्यूजिक शिक्षक के रूप में, या नहीं माना जाएगा? उत्तर प्रदेश में ही हम देखें तो हिंदी के शिक्षक के रूप में तभी चयनित किया जाएगा, अर्ह तभी माना जाएगा कोई अभ्यर्थी जब वो हिंदी के साथ उसने संस्कृत की पढ़ाई की हो। किंतु नई शिक्षा नीति कहती है कि ग्रेजुएशन में हम चाहें तो हिंदी के साथ एक पेपर फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशंस लेकर के बच्चे आगे पढ़ेंगे, वो किस दिशा में अपनी शिक्षा अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखेंगे? या मेरे मन में इसका कोई निवारण दिखाई नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि विद्वत जन जो उपस्थित हैं सभा में, मेरी इस शंका का निवारण करेंगे, क्योंकि ये मेरे मन में काफी मजबूती से बार-बार उठ रहा है। इस पर कोई स्पष्टीकरण मुझे दिखाई नहीं देता। एनईपी 2020 में विशेष करके 2 पार्ट जो है, चैप्टर 5 जो कि टीचर पर केंद्रित है, और चैप्टर 15 संभवतः, अगर मैं सही हूं तो, वो टीचर एजुकेशन पर को केंद्रित है, उसको डिवोटेड है। तो इस पर बहुत सारे उसमें बिंदु लिखे गए हैं। उनमें से एक आध बिंदुओं को पढ़ा मैंने, जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी समझ रहा हूं। एक मुश्किल है कि पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, क्षमा चाहूंगा मेरी बातें स्कूल एजुकेशन तक ही सीमित होंगी, हायर एजुकेशन का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में अब तक शिक्षा जो थी, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक आती थी, कक्षा 1 से 12 तक, जिसके शिक्षक के रूप में चयनित होने के लिए क्लियर क्लैरिफिकेशंस किए गए थे। अब तक बहुत पहले तो शायद एक ही था बीएड, उसके पहले या उसके बाद 2 आया, बीएड और बीटी या बीटीसी। बाद में हमने देखा कि कई प्रकार के कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए, जेबीटी, डीएलएड, डीपीई, डीपीएलएड, बीएड, बीएलएड, बीपीएलएड, बहुत प्रकार के कोर्सेज हो गए हैं। इनमें से अब जो कोर्सेज है, कक्षा 1 से पहले भी 3 अन्य कक्षाओं की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। एनईपी 2020 में कहा गया है कि कक्षा 1 से पहले भी 3 वर्ष की पढ़ाई स्कूल एजुकेशन का हिस्सा होगा, जिसकी फंडिंग, जिस पर एक्सपेंडिचर और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी करेगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय करेगा। वो मानव कल्याण, महिला उत्थान वगैरह मंत्रालय या बाल विकास मंत्रालय से नहीं होगा। कहने का मतलब है कि उनकी तो प्राइमरी या प्री प्राइमरी जिसे कहेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज के केजी, यूकेजी, एलकेजी जिसे हम कहते हैं, इन क्लासेस के टीचर बनने की योग्यता क्या होगी, इसको लेकर के एनईपी स्पष्ट नहीं है, जहां तक मैंने उसे देखा है। और अगर मेरा अध्ययन सीमित है तो मुझे जरूर तथ्यात्मक रूप से सुधारा जाए। 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई में भी 3 प्रकार के कोर्सेज अभी हैं। इनफैक्ट 4 या 5 प्रकार के कोर्सेज हैं, जिसमें से पहला कहता है कि डीएलएड होगा, सबसे पहला कोर्स डीएलएड होगा, जिसकी अर्हता के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। कई बार कहा गया, इसे 4-5 बार संशोधित किया गया है। इंटरमीडिएट का मार्क्स 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। कहीं कहीं किया गया है कि या तो इंटरमीडिएट का मार्क्स होना चाहिए या फिर आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन का मार्क्स होना चाहिए। कहीं इन दोनों में से किसी एक को माना गया है, कहीं दोनों को तरजीह दी गई है, अर्थात स्पष्टता अब तक नहीं है। दूसरी बात, डीएलएड के बाद जो कोर्सेज तैयार किए गए हैं वो बीएड है। बीएड 3 प्रकार के किए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि 3 प्रकार के बीएड कोर्सेज होंगे।
पहला होगा 4 वर्षीय बीएड कोर्स, जो कि उनके लिए होगा जिन्होंने केवल इंटरमीडिएट किया है। वो 4 साल का बीएलएड कोर्स करेंगे, बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। वो 4 साल का बीएलएड कोर्स करेंगे और सीधे सीधे वो टीचर बन जाएंगे। इंटरमीडिएट के बाद 4 साल का बीएलएड कोर्स और शिक्षक। दूसरा कोर्स कहता है कि वो 2 इयर्स बीएड कोर्स होगा, जो कि उन लोगों के लिए होगा जो किसी स्कूली विषय में ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं। और तीसरा बीएड कोर्स कहता है उनके लिए होगा 1 वर्षीय सिंगल ईयर बीएड कोर्स होगा, जो उनके लिए होगा जो किसी स्कूली विषय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2 और कोर्सेज हैं। एक स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट आवश्यकता वाले CWSN वाले बालकों के लिए है, और एक है BPED यानी BPED, फिजिकल एजुकेशन, जिसे अब फिजिकल ट्रेनिंग नहीं माना जाता, उसे एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक कहा जाता है, शारीरिक शिक्षक की जगह। तो ये 5 या 6 प्रकार के कोर्सेज हैं शिक्षक बनने की योग्यता के लिए। इसमें इन कोर्सेज में एडमिशन की क्वालिफिकेशंस को लेकर के भी कुछ समस्याएं हैं जिनको स्पष्ट नहीं किया गया है। अब ऐसी असमंजस की स्थिति में जब स्नातक स्तर पर विद्यार्थी स्पष्ट नहीं होंगे कि मुझे पढ़ना क्या है ताकि मेरी नियुक्ति हो सके, तो कहां से संभव है कि लंबे समय से जो एक ही उद्देश्य रखते हैं कि मुझे शिक्षक बनना है, सही चीज चुन पाएंगे? बड़ी संख्या में लोगों को समस्याएं होंगी। इसके अतिरिक्त एक और गंभीर समस्या इसमें आ गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा पाठ्यक्रम का सेकेंडरी लेवल तक, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक एक बड़ा सा हिस्सा का व्यवसायीकरण किया गया है। क्षमा चाहूंगा, व्यवसायीकरण का अर्थ वो नहीं है, व्यवसायी शिक्षाकरण से संबंधित है ये, कि उसमें व्यवसायिक शिक्षा को, वोकेशनल एजुकेशन को समाहित किया गया है। इनफैक्ट सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि एकेडमिक इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स के साथ एक खास अनुपात में प्रत्येक बालक को लगभग 60 या 80% धीरे धीरे, जो कि बढ़ता जाएगा, इस प्रकार का कोई ना कोई विषय पढ़ना होगा जो कि रोजगारोन्मुख हो। इन विषयों में जैसे कि, और सामान्य रूप से माना जाता है कि इसमें 3 या 4 मुख्य सोर्सेज माने गए हैं रोजगारोन्मुख शिक्षा के, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन है, राजमिस्त्री बनाने से लेकर के, और टेक्नीशियन है, मशीनों का काम करने वाला, जिसमें ITI वगैरह किए हुए लोग होते हैं, पॉलिटेक्निक है। तो पॉलिटेक्निक और ITI के कॉलेजों में अभी तो अर्हता स्पष्ट है कि कौन लोग टीचर बन सकते हैं, लेकिन स्कूल में जब वो लोग एंट्री करेंगे, जब स्कूल में एक टीचर के रूप में उनका अपॉइंटमेंट होगा, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट और नई शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट नहीं है कि स्कूल में इन विषयों की पढ़ाई कराने वाले लोगों की अर्हता क्या होगी, क्योंकि ये लागू होने वाला है। तो ये मेरी समझ में बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुझे लगता है कि स्पष्टता जल्द से जल्द आनी चाहिए। एक और समस्या है काउंसलर का अपॉइंटमेंट, जो हमारे यहाँ है, मनोविश्लेषक, मनोचिकित्सक प्रकार के जो होंगे काउंसलिंग के लिए, उनकी भी योग्यता बहुत स्पष्ट नहीं है। कहीं कहीं है कि ये साइकोलॉजी में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी पर्याप्त है, कहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ना हो, सिर्फ उसमें एक 6 मंथ सर्टिफिकेट या 1 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए। तो इन 3-4 हिस्सों में, चूंकि हमने नई शिक्षा नीति को पूरे भारत के लिए बनाया, जब हमने मानक तय किया है पूरे भारत के लिए, तो इसको अस्पष्ट छोड़ना ठीक नहीं है। तो मेरे मन में यही 4-5 सवाल जो मुख्य रूप से कौंध रहे हैं, ये आते हैं, जो कि काफी तकनीकी हैं और इस पर अवश्य विचार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ बातें जो व्यवहारिक रूप से कई लोग पहले भी कर चुके हैं, क्षमा चाहूंगा, नाम मैं ठीक से सुन नहीं पाया था, जिनमें से शिक्षकों की योग्यता जांची नहीं जा पा रही ठीक से, क्योंकि सब्जेक्टिव तरीके से परीक्षा नहीं हो रही है, ऑब्जेक्टिव तरीके से हो रही है, उसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्नों से हो रहा है। तो विश्लेषण और क्रिटिकल एनालिसिस की क्षमता शिक्षकों में बहुत सीमित हो गई है, और ये वास्तव में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त उनका अपना विजन क्लियर नहीं है, और इससे भी एक गंभीर समस्या जिससे मैं जूझ रहा हूँ शिक्षकों में, वो है कि बड़ी संख्या में शिक्षक जो आ रहे हैं इमोशनली अनस्टेबल हैं।
अब इस मैच्योरिटी की जांच मनोविज्ञान तो कर सकता है, इसमें बहुत प्रकार के ऑब्जर्वेबल तकनीकें हैं जिससे इसका मापन संभव है, किंतु अब तक किया नहीं गया है। मेरे ख्याल से इसे भी समाहित किया जाना चाहिए ताकि इमोशनली स्टेबल लोग जो हों, जो इमैच्योर नहीं हों, जिनका सडन आउटबर्स्ट नहीं होता हो इमोशंस का, वैसे लोग शिक्षक बनने से तब तक रुकें जब तक कि उनका इमोशनल स्टेबलाइजेशन, टेम्परामेंट स्टेबल नहीं होता हो। क्योंकि विद्यार्थी तो ऑलरेडी एक इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, ऐसे में कम से कम जो स्टेबल लोग होंगे वही उनके प्रदर्शक हो पाएंगे। तो जब तक जो भी बातें अब तक मैंने कही वो ये है कि नई शिक्षा नीति में विशेष करके 2 पार्ट केंद्रित किए गए हैं, शिक्षक और शिक्षक शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षण पर। चैप्टर 5 और चैप्टर 15 इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां और त्रुटियां मेरे देखने से नजर आती हैं, विशेष करके स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर चयन किया गया विषय क्या उन्हें भविष्य में शिक्षक के लिए शिक्षक बनने हेतु अर्ह बना पाएगा, या उनकी अर्हता ठीक वैसे ही समाप्त कर दी जाएगी जैसे स्वतंत्रता पूर्वक बहुत सारे लोगों ने नए कोर्सेज बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी चूज कर लिया, एंशिएंट हिस्ट्री चूज कर लिया और उन्हें आज दरकिनार कर दिया गया उनके बीएड किए जाने के बावजूद भी। उनका पूरा लाइफ चौपट हो गया इसके कारण। तो पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, मैंने कहा कि कक्षा 1 से पहले के जो कोर्सेज होंगे पढ़ाने वाले, प्री प्राइमरी प्रिपरेटरी स्टेजेस के, उसमें शिक्षकों की अर्हता क्या होगी ये भी स्पष्ट नहीं है। और कक्षा 1 से 12 तक के बीच में, खास करके कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बीच में वोकेशनलाइजेशन जो एजुकेशन का होगा, उसमें राजमिस्त्री की शिक्षा देने वाला व्यक्ति कौन होगा, उसमें टेक्नीशियन या ड्राइविंग ये सब भी सिखाया जाने वाला है, तो इसकी शिक्षा देने वाला कौन होगा और उसकी अर्हता क्या होगी, इसको लेकर के स्पष्टता मेरी समझ में नहीं है। और अंततः ये कि व्यवहारिक रूप से इमोशनली अनस्टेबल लोग और अब सब्जेक्टिविटी जिनमें कम है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण कम है, विश्लेषण की क्षमता कम है और एक्सप्रेशन कम है, ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में आ जा रहे हैं। तो इन्हें भी फिल्टर करने के लिए क्या ऐसी चीजों को जोड़ा गया है? मेरी समझ में तो नहीं, जब तक मैंने बीएड किया था तब तक तो नहीं था। क्या आगे किया जाएगा? तो इस बारे में मुझे बताने की कृपा करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पॉइंट टू पॉइंट हर एक तथ्य को रखा, साथ ही सभी के लिए ये एक क्वेश्चन भी छोड़ गए। निश्चित रूप से इन पर क्या वैचारिकता होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत भी यह भी एक शिक्षा व्यवस्था है और इस शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश पे लागू किया जा रहा है और लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या परेशानियां हैं और जो क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है शिक्षकों को, उसमें क्या स्थितियां हैं। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पर आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को रखा और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, हमारा जो कार्यक्रम है उसकी अगली कड़ी में अ, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मुझे लग रहा है जैसे रागिनी मौर्य या फिर कुमारी रंजना सिंह, इनके बारे में बातचीत नहीं हुई। मुझे लग रहा है या तो ये स्टूडेंट है, अगर इसमें से कोई बोलना चाहे तो वह अपनी बात को कह सकता है, लेकिन इसके पहले आप अपना परिचय दे सकती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ़ नाम पढ़ पा रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से व्यक्तित्व हैं, स्टूडेंट्स हैं या शिक्षक मैं हैं? स्टूडेंट हूँ सर, स्टूडेंट ही हूँ सर। अच्छा, रागिनी मौर्य क्या जी। हैं? रागिनी मौर्य भी संभवतः स्टूडेंट ही हैं। तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, लेकिन वक्तव्य की समाप्ति के बाद आप लोग लगे रहें, क्योंकि आप लोगों को कोई बहुत सी ऐसे-ऐसे नॉलेज आपको प्राप्त होंगे और जो कि आपके लिए जीवन के लिए बहुत आवश्यक होंगे। साथ ही आप उस जीवन को जीने वाले हैं, इसलिए आपके जी। लिए तो बहुत आवश्यक है ये तथ्य। तो हमारे बीच में है हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर। आप अंग्रेजी विभाग से हैं, पीजी कॉलेज गाजीपुर से। और आपकी विद्वता का क्या कहना, आपने अपने लोक को ही लोक साहित्य से समर्पित कर दिया है। लगभग 20,000 भोजपुरी लोकगीतों का संकलन और साथ में ही बहुत सी पुस्तकें आपने रचित की है, आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। वेबिनार सेमिनार का तो तारतम्य लगा ही रहता है। यह जो कार्यक्रम है आपके ही सौजन्य से होता है, आपके ही उस पर आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही
निर्देशन में ये कार्यक्रम होता है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तिवारी सर हमेशा प्रतिवर्ष इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया करते हैं। इधर बीच कोरोना की वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही, नहीं तो देश विदेश के लोग आते हैं और उस कार्यक्रम में जो शिरकत होती है शायद ही वो कहीं होती हो। और पूरी शिक्षा व्यवस्था को आपने देखा है, परखा है, भोगा है और आप सारे तथ्यों से परिचित हैं। ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे कि आप परिचित नहीं हैं। आपके अंदर एक पीड़ा है कि ये शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की तंदुरुस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं वे अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हुए जीवन के उस तथ्य को प्राप्त करें जिसे प्राप्त करने के लिए वे यहाँ पर इस धरती पर उपस्थित हैं। तो डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर से अनुरोध है कि सर आप अपने वक्तव्य से, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अवबोधित करें, हम सभी को सिंचित करें। डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर। सुनाई दे रहा है ना? जी सर, आवाज आ रही है? आ रही आवाज सर? अच्छा, पहले तो जितने पार्टिसिपेंट लोग थे मैं सबको धन्यवाद का दूं, मैं प्रणाम करता हूं। और खास करके अनिल जी को हम लोग जब बुला रहे हैं बेचारे तुरंत स्वीकार करते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं सुना भी, आप लोगों को बैठ करके सुना और मैंने देखा कि करीब करीब सभी क्वेश्चन उठ गए, प्राइमरी से लेकर के हायर तक। लेकिन प्रश्न ये होता जा रहा है कि जैसे जब हम लोग शिक्षा सुधार के कमेटी में बैठ करके भाषण शुरू करते हैं, हमारे प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं वो परीक्षा सुधार की बात करते हैं। इसी तरह कहीं हम लोग जो शिक्षक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन लगता है कि हमारे जो प्रकाशक हैं, हमारे जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, वो कहीं परीक्षार्थी का न चयन करें। शिक्षार्थी ऐसे तो माना ही जाता है कि जो शिक्षक होता है परमानेंट विद्यार्थी होता है, लेकिन वो हमको लगता है कि परमानेंट विद्यार्थी हम न हो करके परमानेंट परीक्षार्थी होते जा रहे हैं। एक भी जैसे अंकित राज जी ने कई को बताया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वालिफिकेशन चेंज होते हैं, वो सिर्फ माध्यमिक में ही नहीं है, ये क्वालिफिकेशन हायर में भी है। अब तक हम लोगों ने 5-6 बार अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है। कभी हम लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, कभी क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि सरकार सिर्फ शिक्षकों की क्वालिफिकेशन क्यों चेंज करती है? आईएएसओ की कम जो क्वालिफिकेशन है अंग्रेजी के समय का है, क्लर्कों का क्वालिफिकेशन अंग्रेजों का समय का है, लेकिन जब शिक्षकों का, मंत्रियों का क्वालिफिकेशन जो संविधान में लिख दिया वही आज तक बना हुआ है। लेकिन इस देश में जितने प्रयोग होते हैं वो शिक्षक और शिक्षार्थी पर होते हैं। और मैंने देखा कि जो भी प्रयोग होते हैं उसमें कहीं, हेलो सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है आपकी। और यह भी देखने में आ रहा है कि जो प्रयोग होती हैं, जो क्वालिफिकेशन जो हमारे प्रशासन में बैठे हमारे भाग्य विधाता बनाते हैं, उनसे यह भी जानना चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन जो वे बनाते हैं उस पद के लिए उचित है कि अनुचित है। ये भी आज तक कोई चिंतन नहीं हुआ, क्योंकि जब ईरानी महोदया जब एजुकेशन मंत्री थी तो सुप्रीम कोर्ट की मैं बलिहारी कहता हूं कि कैसा जजमेंट दिया कि सबको नेट कंपलसरी जरूरी है, नेट जो कंपलसरी है, ये भी जो कि ऑलरेडी जो भले नौकरी में न आए हो, लेकिन जो पीएचडी 1992 के पहले के भी हैं उनको भी नेट कंपलसरी कर दिया। आज जो नौकरी में आ गए हैं, भले 2016 में आ गए हैं, उनके लिए नेट क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया। अभी कोर्ट की बलिहारी देखिए, ये कोर्ट चाहता क्या है? देश सुधारना चाहता है कि बिगाड़ना चाहता है? हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से मिले, एक कैबिनेट से पास कर दिया गया और उसने क्या पास किया कि नेट क्वालिफिकेशन वो मानेगा कि कैंडिडेट अपने थीसिस से ही 2 चैप्टर छपवाए और 2 चैप्टर को सेमिनार अटेंड कर।
एक जमाना था कि जब हम लोग पीएचडी करते थे तो थीसिस के मैटर को कहीं पब्लिश कराना अपराध था, विदाउट परमिशन ऑफ विश्वविद्यालय, क्योंकि मानते थे कि इसमें रिपीटेशन हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति कहां पहुंची है कि अब आप डकैती कीजिए, उसी थीसिस चैप्टर ऑलरेडी लिखे उसी को छपवा दिए, इसे कौन क्वालिफिकेशन सुधर जाएगा? तो जो ये लोग शिक्षकों की क्वालिफिकेशन तय करते हैं और इस पर कई बार मीटिंग बैठती है, तो शिक्षक के क्वालिफिकेशन तो उसमें तय ही नहीं होता। उदाहरण के लिए जब पीएचडी को तोड़ करके नेट किया गया तो उस समय प्रोफेसर जसपाल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन, और जब मैं उसी समय रिसर्च फोरम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को देख रहा था तो मैं जब यूजीसी को रिप्रेजेंट किया तो मैंने उनसे 2 प्रश्न पूछा। एक पूछा कि महोदय ये बता दीजिए कि पीएचडी शुड बी टीचिंग ओरिएंटेड और कंपटीशन ओरिएंटेड, क्योंकि अब तक तो हम लोग पढ़े थे, रसल जैसा एजुकेशनलिस्ट कहा करता था कि शिक्षा का अर्थ होता है क्रिएटिविटी बढ़ाना, लेकिन जब आपने नेट में लागू किया, जेआरएफ लागू किया, तो आपने कंपटीशन बढ़ा दिया। शिक्षा में जहां क्रिएटिव इंपल्स बढ़ाना चाहिए, यहां आपने पॉजिटिव इंपल्स बढ़ा दिया, और पॉजिटिव इंपल्स उस व्यक्ति में बढ़ाए, क्योंकि मनुष्य का पूरे बायोलॉजिकल हिंसक शरीर जो होता है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है हिंसक जानवरों का होता है। 20 नख है, हथेली गदेदार है, ऊपर नीचे दांत है, ये सारे हिंसक जानवर की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। शिक्षा ही मनुष्य को ऐसी विधा है कि मनुष्य में क्रिएटिव बढ़ाकर उसको विचारोन्मुख बनाती है, और जब तक शिक्षा विचारोन्मुख नहीं बनेगी उसकी हिंसक प्रवृत्तियां मरती नहीं, क्योंकि वो गलत सही का निर्णय करता ही नहीं। और जो ऑब्जेक्टिफाइड नॉलेज कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उसी पर पूरी मेमोरी बेस्ड परीक्षा हमारी कर दी गई। ऐसे स्थिति में मैं देखता हूं कि एक हिंसक जानवर का सिलेक्शन हो रहा है, न कि एक टीचर का हो रहा है। दूसरा प्रश्न मैंने उनसे ये किया था, ये बताइए कि शिक्षक का सिलेक्शन होना चाहिए कि सर्च होना चाहिए? क्योंकि गुरु ये होता है कि गुरु सब अपने सर्च करें, और जिस लड़के को हम लोग पढ़ाते हैं कंपटीशन बोर्ड में होते ही नहीं, कौन इनको सेलेक्ट करता है? अर्थात आप टीचरों की सिलेक्शन एक कमरे में बैठ करके 3-4 सदस्य करते हैं, और इंटरव्यू का दूसरा अर्थ बेईमानी हो ही जाता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट जानता है वही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो अब हमको ये नहीं समझ में आता कि इससे एक टीचर के माइंड को मेजर किया जा रहा है कि एक एक्सपर्ट अपना माइंड को मेजर कर रहा है, हमको ये समझ में नहीं आता। तो इसमें तमाम विसंगतियां हैं, लेकिन समय बहुत हो गया है। मैं आता हूं कि आखिर में शिक्षक का क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत लोगों ने कहा कि नैतिक होना चाहिए, उदार होना चाहिए, बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए। अब इस समझ में नहीं आता कि सब कुछ होते हुए भी क्या शिक्षक हो सकता है, और कैसी क्वालिफिकेशन होगा कि उदार ही शिक्षक आए? कौन सी क्वालिफिकेशन आए कि वो शिक्षक जो होगा हमारे पास नैतिक हो? क्योंकि मेरे दिमाग से जहां शिक्षक को भी हम लोग ये तो जरूर समझें कि मनुष्य ही है। जब सब में डिजेनरेशन हो रहा है तो शिक्षक में भी होगा। वो आकाश से नहीं आया गया, वो समाज का आदमी है। और ये पहली बार ये हमारे विधि विधाता जानते हैं कि शिक्षक वही सुधार दे तो दुनिया सुधर जाएगी। अर्थात भूकंप आएगा तो हम डोलेंगे, वो नहीं डोलेंगे, डोलेंगे, सबको डोलेगा, एक साथ है। तो शिक्षा में पहली करती है कि क्रिएटिविटी बढ़ाई जाए। कुछ पॉइंट बड़े अच्छे आए जो मुझे अच्छे लगे सभी वक्ताओं में। जैसे कुछ लोगों ने मौलिकता को लिया, मुझे बड़ा अपील किया। मौलिकता का अर्थ ये नहीं कि नवीनता, मौलिकता अर्थ है कि हम किसी चीज को